को कोई भी गलत करवाने हैं तो इसके लिए जो है हमारी स्पोर्ट को लाइक और फॉलो जरूर करें। Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? All right, thank you, Mahin, and everyone for your kind confirmation. I think we have been doing dynamics or डायनामिक्स में हमने इंक्लाइन प्लेन आई थिंक पिछली क्लास में कर दिया था, ऐसा ही थर्सडे वाले दिन ना। आज हमें स्टार्ट करना है कनेक्टेड बॉडीज, यही है। अच्छा जी, कनेक्टेड बॉडीज पे बात करते हैं थोड़ी सी। भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि पुली से होती हुई गुजर रही है और स्ट्रिंग के दोनों एंड पे एक एक मास अटैच, ठीक है। सो देयर इज अ मास m1 attached here and there is a mass m2 attached here, ठीक है। जब भी हम किसी स्ट्रिंग का केस पढ़ते हैं जिसमें masses connected हो एक दूसरे से by means of a string from two ends of the string and the string is passing over a pulley, तो ऐसे केस में तीन चीजें हमें जहन में रखनी है कि वो अंडरस्टूड हो। क्वेश्चन में अगर वो दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी हुई तो अंडरस्टूड है। वो क्या? पहली बात, स्ट्रिंग का अपना मास नेग्लिजिबल है, यानी कनेक्टेड सिस्टम का जो टोटल मास होता है बस वो इन दोनों मासेस का सम होता है। स्ट्रिंग का अपना मास होता तो होगा, हम नहीं करते हैं उसका नेग्लिजिबल, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, यानी जब आप उस स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उस पर जो टेंशन आती है उसकी वजह से उस स्ट्रिंग में एक्सटेंशन ना होने के बराबर आती है। यानी ये नहीं है कि स्ट्रिंग को खींचा तो 2 मीटर की स्ट्रिंग ना 2.1 मीटर की हो गई, यानी ना होने के बराबर एक्सटेंशन आएगी।
आती होगी शायद मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, जो हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं। रबर को स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल भी नहीं करेंगे ना यहाँ पे ऐसी मजबूत रस्सी इस्तेमाल करेंगे जिसको खींच भी लो, अच्छी खासी टेंशन आ भी जाए तो उससे स्ट्रिंग की लेंथ में कोई खास चेंज ना। और तीसरी चीज ये कि जो पुली और स्ट्रिंग के बीच फ्रिक्शन है ये नेग्लिजिबल है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। मैं लिख भी देता हूँ, consider two bodies A and B with masses m1 and m2 connected by an inextensible string passing over frictionless pulley। जरूरी नहीं है कि ये सारी डिटेल हर क्वेश्चन में लिखा हो कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और फ्रिक्शनलेस पुली है, ना लिखा हुआ अंडरस्टूड है, आप खुद अज्यूम कर लेंगे ये कैसा है। अब जबकि दो मासेस हैं, एक m1 और एक m2, एक का नाम मैंने ऑब्जेक्ट A रख दिया, एक का नाम ऑब्जेक्ट B रख दिया, एंड दे आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इसमें से जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। इस केस में m1 इज ग्रेटर देन m2। लेट्स से ये मास हैवी है, इसका मास ज्यादा है इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो मेरे ख्याल से m1 is going to accelerate down and m2 is going to accelerate up. So consider body A, ऑब्जेक्ट A की बात है। दोनों ऑब्जेक्ट पर ना मैं रिजल्टेंट फोर्स की एक एक करके इक्वेशन बना, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ना, एक्सेलरेशन के लिए पहले रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनेगी। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पहले मुझे फोर्सेस मार्क करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? एमन। एमन मुझे एक बात बताएं, इस ऑब्जेक्ट ए पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है? वैसे टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। एक तो नीचे की तरफ इसका वेट जबरदस्त, W1 रख देता हूँ क्योंकि दो मासेस हैं, और एक स्ट्रिंग की तरफ से थ्रू अलोंग द स्ट्रिंग एक टेंशन ऐड करेगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करती है, टेंशन ऊपर की तरफ। अच्छा, अब एक सिंपल सा रूल है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है वो फोर्स दूसरी वाली फोर्स से ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स टू द राइट है और एक फोर्स टू द लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है टू द राइट, इसका क्या मतलब है? राइट वाली फोर्स ज्यादा और लेफ्ट वाली फोर्स कम है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट ए की बात करूं, उस पर दो फोर्स एक्ट कर रही है, W1 डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स, ऐसा ही है ना। तो जो मेरी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो सिंपली निकलेगी डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस, और रूल है ज्यादा माइनस कम, डाउनवर्ड ज्यादा अपवर्ड कम है ना, तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू ज्यादा माइनस कम व्हिच इज W1 माइनस T। रिजल्टेंट फोर्स ma के बराबर होती है, क्योंकि मैं इस वक्त ऑब्जेक्ट m1 की बात कर रहा हूं तो मैं ma की जगह m1a लिख सकता हूं, W1 इज m1g माइनस T एज इट इज, और यहां से मेरी एक इक्वेशन तैयार हो गई। क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं? एमपी, एमपी कहाँ है? ये एम ए और ये एम जी है, एमपी तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बॉडी बी की बात करते हैं। बॉडी बी पर आप बताइए क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है पहले ये बात? अमान। अमान, बॉडी बी पे लगने वाली फोर्सेस बताएं। ये M2 है, हाँ। इस पे फोर्सेस बताएं कितनी ऐड करनी है। एक इसका वेट ऐड कर रहा है डाउनवर्ड W2, और एक टेंशन ऐड कर रही है अपवर्ड, ठीक है। एक इसका वेट डाउनवर्ड, हाँ। अरे
नहीं पंखा नहीं, एसी चला लो, पंखा नहीं। ओ असल में आवाज आती है ना बहुत जोर से। तो अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ए नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बी कहाँ एक्सेलरेट करेगा? ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो सिंस m2 इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जल्दी से मुझे बताओ इस केस में टेंशन ज्यादा है w2 ज्यादा है? टेंशन ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। सो टेंशन इज ग्रेटर देन w2। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बराबर है ज्यादा माइनस कम के, तो दैट इज गोइंग टू बी t माइनस w2। तो रिजल्टेंट फोर्स इज ma, but because I'm talking about m2, तो this is going to be equal to m2a equals t minus w की जगह mg आ जाएगा, तो w2 की जगह m2g लिख देंगे, and this will be my second equation। अब अगर आप गौर करें तो मैंने एक का वेट w1 एक का वेट w2 रखा है, लेकिन टेंशन t1 और t2 नहीं रखा, उसको t रखा है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। कनेक्टेड बॉडीज में जबकि मास किसी पुली के थ्रू जा रहा होता है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। जल्दी से मुझे सारे क्लियर करें, ये दो इक्वेशंस क्लियर है, सारा खेल इन इक्वेशंस को बनाने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको m1 दे दे, m2 दे दे, t दे दे और एक्सेलरेशन निकलवा ले, या कुछ भी अननोन दे के कोई भी चीज निकलवा ले, वो उसका मसला है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकता हूँ कि भाई इसमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन है और इसमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन है। अगर मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, जैसे एक इक्वेशन में ए को सब्जेक्ट बनाऊं और फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे एक टेंशन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि m1 और m2 की फॉर्म में होगी। सिमिलरली या मैं यूं कर लूं, एक में t को सब्जेक्ट बनाऊं और दूसरे में पुट कर दूं, तो फिर मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी m1 और m2 की फॉर्म में। लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन का सबसे थका हुआ तरीका होगा। मैं प्रीफर करता हूँ इक्वेशंस को डिवाइड करना, इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, उससे काम जल्दी हो जाता है। बहरहाल आप किसी मेथड को फॉलो करें, जब आप इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, एक टेंशन की और एक एक्सेलरेशन की, जो कि प्योरली दोनों के मासेस पे डिपेंड करेगी। जैसे टेंशन बराबर हो जाएगा 2m1m2g/m1 + m2, यानी आप दोनों ऑब्जेक्ट्स का बस मुझे मास बता दें, m1 और m2 बस, हम आपको बता देंगे आपकी स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा होगा। या आप मुझे दोनों ऑब्जेक्ट का मास बता दें, इस फॉर्मूले को यूज करके मैं आपको मजे से इस सिस्टम की टोटल एक्सेलरेशन निकाल के दे दूंगा। जो ये इस वाले की एक्सेलरेशन है वही उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी ना, जाहिर सी बात है। कनेक्टेड बॉडीज की थ्रू आउट स्पीड एक्सेलरेशन सब सेम होती है। सारे मेरे साथ हैं? ये साइमल्टेनियसली सॉल्व क्यों, ये घर पे करके देख लेना, बिला वजह की लंबी होती है, बिला वजह 10-15 मिनट जाया हो जाएंगे इसे सिंपलीफाई करने में। इसलिए मैंने वर्किंग दिखा दी है, बट अभी मैं एक को सब्जेक्ट बनाऊं दूसरे में डालूं, उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, ये है आम जिंदगी। ये जो हमने, हाँ जैनब किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम आता है। आप एडिशन कर दें, एलिमिनेशन कर दें, सब्स्टिट्यूशन कर दें, एडिशन डिवीजन, सबसे आंसर सेम आएगा। असल में अब जो सबसे थका हुआ होता है वो ये होता है कि एक को सब्जेक्ट बनाओ और दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये वर्स्ट सिचुएशन में यूज करते हैं, यानी कोई भी मैथ्स का प्रो बंदा ना कभी जिंदगी में नहीं चाहेगा ये करना। क्योंकि अगर आपको नजर आ रहा है कि एक इक्वेशन में दोनों तरफ एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, आप डिवाइड करके खत्म करो ना, इतनी लंबी थोड़ी करोगे आप। सही है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना। ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, एक्चुअली ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने का एक आपको मेंटोस तरीका सिखाता हूँ। सारे इधर गौर से देखिए। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 20 kg और एक का मास है 8 kg। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि यार आप एक्सेलरेशन निकाल लो, सारे बहुत गौर से देखना। ठीक है,
देखिए पीछे हमने क्या किया था, हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली ट्रीट किया था। एक लेट से मेरा ऑब्जेक्ट ए था, एक मेरा ऑब्जेक्ट बी था, इसकी रिजल्टेंट फोर्स की अलग इक्वेशन बनाई थी और इसकी रिजल्टेंट फोर्स की अलग इक्वेशन बनाई थी, फिर हमने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद इट। देयर इज अनदर वे, वो ये कि आप इस पूरे कनेक्टेड सिस्टम को एक यूनिट के तौर पर ट्रीट करें, ठीक है। और आप ये देखें कि आपके सिस्टम को what are the forces that are pulling your entire connected system from one end, and what are the forces that are pulling your entire connected system from other end। जैसे अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो एक तरफ से ये W2 है जो इस पूरे सिस्टम को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा ही है। और एक तरफ से ये ये W1 है जो इस पूरे सिस्टम को इधर खींच रहा है, और एक तरफ ये W2 है जो इस पूरे सिस्टम को इस तरफ खींच रहा है, ऐसा ही है ना भाई। तो आप ये देखें what are the forces that are pulling your entire connected body from one end, and what are the forces that are pulling your entire connected bodies from other end। आप सिंपली उन दोनों को माइनस कर दें, ऐसा कर देने से आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी। लेकिन अब की बार ये रिजल्टेंट फोर्स M1 की नहीं होगी, या ये रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ M2 की नहीं होगी, बल्कि ये पूरे कनेक्टेड सिस्टम की रिजल्टेंट फोर्स। जैसे अगर मैं लिख दूं कंसीडर टू कनेक्टेड बॉडीज एज वन यूनिट, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना ऑन द एंटायर कनेक्टेड सिस्टम, that is going to be equal to W1 minus W2, because this force is pulling the entire system from one end and this force is pulling the entire system from the other end. So W1 is pulling the connected bodies from one end, whereas W2 is pulling the connected bodies from other end। अच्छा, अब resultant force is equal to M में, अब यहाँ ना M1A आएगा ना सिर्फ M2A आएगा, बल्कि यहाँ पर आएगा M1 प्लस M2 इंटू A, क्योंकि अब की बार सिर्फ M1 पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकली है, सिर्फ M2 पे नहीं निकली, बल्कि पूरे सिस्टम पे निकली है, ठीक है। दिस इज वन फोर्स, दिस इज द अदर फोर्स, जो दोनों तरफ से खींच रही है ना, एक चारी इधर आ जाए, एक चारी सिस्टम इधर, उनको सबट्रैक्ट करके आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। असल में ये ज्यादा है ना, यूजुअली हम ज्यादा माइनस कम करते हैं ना, M1 का वेट ज्यादा है ना, मास ज्यादा है, ठीक है। तो W1 की जगह M1G और W2 की जगह M2G। ये M1 प्लस M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ना यहाँ से G कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों में से G कॉमन आ गया और ये M1 प्लस M2 यहाँ आके डिवाइड हो गया। एग्जैक्ट वही इक्वेशन बनी है एक्सेलरेशन की, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G, जो पीछे बनी थी। यहाँ पे चुप से आप मास की इक्वेशन वैल्यूज पुट करें, एक 20 और एक 8 है और G की वैल्यू 9.81, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी एज 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे आके देख लो, बिल्कुल यही इक्वेशन थी, M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 इंटू G। हाँ, फ्रिक्शन पुली के थ्रू नेग्लिजिबल है, क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ तो आप खुद अज्यूम कर लो। अच्छा जी, अब कुछ बड़े कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो उनको एड्रेस कर लेते हैं। जैसे माहिन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सर बाय विच मेथड शुड वी डू दिस वन ऑफ द प्रीवियस। सर आपने दो तरीके बता दिए और आसान दूसरा वाला है, तो हम एग्जाम में क्या करें? देखिए, अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने बोलते और टेंशन की कोई बात ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल ली है, फिर तो आप यही मेथड फॉलो करेंगे। आसान है भाई, एक तरफ से कितना पुल आ रहा है, दूसरे से कितना पुल आ रहा है, बीच में भाड़ में जाए जो भी हो रहा है, पर माइनस करो, एक्सेलरेशन निकालो, बाहर आ जाओ। इस मेथड में जो प्रॉब्लम है वो ये कि इस मेथड से टेंशन नहीं निकल सकती, क्योंकि टेंशन किसी खाते में ही नहीं आती है। जब आप M1 M2 को एक यूनिट अज्यूम कर लेते हैं तो टेंशन इनकी इंटरनल फोर्स बन जाती है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है।
अगर एग्जाम में टेंशन निकालनी होगी ना, तो उसके लिए तो फिर आपके अच्छे भी ये इक्वेशन बनाएंगे, यानी उसके लिए फिर आपको हर बॉडी को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा, हर बॉडी की अपनी इक्वेशन बनेगी, तभी टेंशन की इक्वेशन बनेंगी, और फिर शायद आप टेंशन डिटरमिन कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात माहिन? फ्रिक्शन थ्रू द पुली हमेशा नेग्लिजिबल होता है। जैनब, हम उल्टा कर सकते हैं फॉर टेंशन, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। नहीं नहीं, पूछ ले, कोई कंफ्यूजन है तो। अच्छा, मनाइल कह रही सर, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन? देखिए मनाइल, सिंपल है, मेरे पास दो मासेस हैं, मैं आपको जरा जल्दी से समझा देता हूँ दोबारा से। मेरे पास दो मासेस हैं, एक मास है M1, एक मास है M2। मैं ना इस पूरे जैसे पिछले इस केस में ना, मैंने एक एक ऑब्जेक्ट पर एक वक्त में बात की थी, M1 की अलग इक्वेशन बनाई थी और M2 की अलग इक्वेशन, बट बिकॉज ये कनेक्टेड सिस्टम है ना, तो मैं इनको एक बार में भी सॉल्व कर सकता हूँ, कि बस इस पूरे कनेक्टेड सिस्टम में एक फोर्स है, यानी ये जो W1 है, ये इस पूरे सिस्टम को ऐसे खींच रही है, और ये जो W2 है, ये इस पूरे सिस्टम को चाहती है कि ये इधर आ जाए। तो these are the two forces that are pulling this connected system from two ends ना। तो अगर मैं सिंपली इन दो फोर्सेस को माइनस कर दूंगा ना, तो मुझे, क्योंकि एक इधर चाह रहा है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है, तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स, but that resultant force will not be of M1 or M2, rather this is the resultant force of the entire connected system. So resultant force जिसको आप MA लेते हैं, वहां पे M में फिर आप सिर्फ M1 या M2 नहीं, बल्कि M1 प्लस M2 लेंगे, तो that is equal to W1 minus W2, W1 is M1G and W2 is M2G। फिर तो कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। सर मतलब यहाँ W1 माइनस W2 से रिजल्टेंट फोर्स निकालने, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो टेंशन निकालने के लिए ज्यादा टेंशन कम टेंशन से माइनस कर दे। नहीं, एक बात याद रखिएगा, टेंशन स्ट्रिंग में ना थ्रू आउट सेम है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेंशन कुछ और होगी और यहाँ पे टेंशन कुछ और होगी, इसलिए वो आप माइनस कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, लेट से अगर आप इधर से, लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यूज से तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, लेट से दिस वैल्यू ऑफ वेट इज, लेट से दिस इज 100 न्यूटन। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता ये ट्रू वैल्यू है भी या नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, लेट से दिस इज 50 न्यूटन, ठीक है। अब ऊपर जो टेंशन आएगा ना, लेट से वो टेंशन आ रहा है आपके पास 80 न्यूटन, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा? 80 न्यूटन, समझ लो। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है M1 में, क्योंकि अपवर्ड टेंशन कम हो गई डाउनवर्ड से, यहाँ पे टेंशन ज्यादा हो गई डाउनवर्ड फोर्स से। जो टेंशन की वैल्यू है ना, लेकिन वो इन दोनों जगहों पर सेम है, समझ रहे आप? क्या नाम है, जैनब? बिल्कुल टग ऑफ वॉर वाली एग्जाम्पल, थर्ड लॉ पे आ रहे हैं। चले अब एक और केस आपको कराते हैं।
अच्छा, मैं प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन इफ वी आर ऑल गुड टिल नाउ, ताकि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में जा सकूं। जल्दी जल्दी जरा राइट ऑल क्लियर ऑन चैट सो आई कैन कॉन्फिडेंटली मूव फॉरवर्ड। और अब की बार वही सिनेरियो है, दो मासेस है। They are connected by means of an inextensible string that passes over a frictionless pulley. But unlike the previous one, where both the masses were hanging vertically, अब की बार एक मास vertically hang कर रहा है और दूसरा मास एक smooth horizontal surface पे पड़ा हुआ है, ठीक है? So consider अब वही वाली बात है, मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है? अच्छा, पिछले केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकलती थी? ऐसे निकलती थी कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होता था वो नीचे आता था, लाइट ऑब्जेक्ट था वो ऊपर जाता था। यहाँ पे केस डिफरेंट है। याद रखिए, अगर ऑब्जेक्ट ए की जगह एक चावल का दाना और ऑब्जेक्ट बी की जगह हाथी का बच्चा बनता, ऑब्जेक्ट ए की जगह क्या हो? चावल का दाना, और ऑब्जेक्ट बी की जगह क्या हो? हाथी के लट से जुड़वा बच्चे, दोनों बनते हैं, ठीक है? सही है? नहीं, बच्चों को ज्यादा मजा आता है ना, बच्चे खेलते हैं इस तरह से, ठीक है? तो अगर फ्रिक्शन नहीं है ना, तो याद रखिएगा ये चावल का दाना नीचे आएगा और ये हाथी के बच्चे इधर जाएंगे। मुश्किल हो रहा है ना अब्सॉर्ब करना, because we don't see this happening practically. Because we don't see this happening practically, it's because in practical there is friction. In practical there is friction, इसलिए कभी नहीं देखा कि भाई चावल का दाना लटका के हाथी के बच्चे खींच लिए, सही है? बट अगर थ्योरेटिकली आप बिल्कुल इस फ्रिक्शन को खत्म कर दो, इस फ्रिक्शन को क्या करो? खत्म कर दो, तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि फिर बड़ा और छोटा क्या तेल ले लें। यहां पर जो भी मास होगा वो नीचे जाएगा और जो जो यहां पे मास होगा वो टुवर्ड्स अप ले जाएगा। मैं आपको फोर्सेस मार्क करके बता देता हूँ। हाँ। मैं समझाता हूँ। मैं देखो, अगर ऑब्जेक्ट बी पे बात करते हैं, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? राफे, नाफे, अब्दुल नाफे, मोहम्मद नाफे। नाफे भाई एक बात बताएं, M2 पे फोर्सेस बताएं कितनी एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन के अलावा बताओ। एक इसका वेट, एक टेंशन, और एक और फोर्स है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है ना, तो कॉन्टैक्ट, पहले नहीं थी कॉन्टैक्ट फोर्स, अब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा हुआ है ना। तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक, बोलो ना, एक क्या है? अच्छा, ये हमें पता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर देना है तभी, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 अलोंग वाई एक्सिस। अगर फ्रिक्शन होती तो यूं होती, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। अब जब फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब जो टू द राइट फोर्स जा रही है ना, टेंशन, इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं टू द लेफ्ट। तो फिर यहाँ पे हाथी का बच्चा हो या कुछ भी हो, उसने टू द राइट जाना है भाई। एक ऑब्जेक्ट पर टू द राइट फोर्स लग रही है भाई, वो क्यों नहीं एक्सेलरेट करेगा? करेगा एक्सेलरेट। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो because friction between boxes and the surface is negligible, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और वेट तो सबसे पहले एक दूसरे को कैंसिल करके फारिग हो जाएगी। अब मेरे पास बच गई एक ही फोर्स, विच इज टेंशन फोर्स, और इससे लड़ने के लिए कोई दूसरी फोर्स है नहीं, तो ये अकेला बादशाह है ऑब्जेक्ट बी पर। ये एक रिजल्ट, एक ही फोर्स है और वही रिजल्टेंट फोर्स है। सो रिजल्टेंट फोर्स इज सिंपली इक्वल टू टी, एंड ये रिजल्टेंट फोर्स मैंने क्योंकि अभी सिर्फ M2 की निकाली, तो मैं M2A इज इक्वल्स टू टी लिख सकता हूँ। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं?
किसी ने रिपीट करने की ख्वाहिश जाहिर की है। मोहम्मद आसिम, एहसन तस्कीन। देखें दोबारा देखें आप लोग, क्या आप लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट बी पर यानी M2 पर ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? जल्दी जल्दी बताएं। क्या आप ये मानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल कर देंगे? अब ये दोनों तो फारिग हो गए, अब बची एक ही फोर्स। याद रखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही हो तो वही रिजल्टेंट फोर्स होती है। भाई अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स होंगे तब हम इतना दिमाग लगाएंगे ना कि ऐड करें सबट्रैक्ट। अगर एक ही फोर्स है तो वही रिजल्टेंट फोर्स है ना। तो भाई ये जो टेंशन है ना, यही बच गई थी, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे। तो टेंशन ही आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। ये बात समझ आती है? और रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है MA के। और हम क्योंकि M2 की बात करें तो मैंने इसलिए M2A लिख दिया। चिलिंग से सॉरी, आपको गर्मी में बैठना पड़ा, आप AC ले चल। What's A? अबे A is acceleration ना, MA। ठीक है, यस बेबी। सर्दी लग रही है उसको, गर्मी लग रही है, टेम्परेचर कम कर दे। ओहो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर को रिड्यूस करने की बात हो रही है। मतलब आसान जबान में किसी टेम्परेचर जो जाए करो। अच्छा भाई, तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कंसीडर पार्टिकल ऑब्जेक्ट बी। सही है, ऑब्जेक्ट ए पे आते हैं। किससे बात करें, क्या नाम है आपका? एमन। दोबारा आपसे बात करते हैं। एमन जल्दी से M2 पे बताएं कितनी फोर्सेस एक्ट कर देंगे? दो। कौन कौन सी? सर वही वेट और एक टेंशन, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी फोर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ऑब्जेक्ट M2 इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो M1 कहाँ एक्सेलरेट करेगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो सिंस M1 इज एक्सेलरेटिंग डाउन, यानी डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज W1 माइनस T। रिजल्टेंट फोर्स इज M में ज्यादा माइनस कम, क्योंकि ऑब्जेक्ट M1 की बात हो रही है तो M1 बराबर है M1G माइनस T। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। जल्दी सारे लोग बताएं, यहाँ तक क्लियर है सारे? To explain again, this is downward force, this is upward force. We subtract the two forces to get the resultant force. This is downward, this is upward. ज्यादा माइनस कम, ये ज्यादा है वो कम है, ज्यादा माइनस कम इज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू M में W की जगह MG लिख दिया, W1 था तो M1G लिख दिया। रिजल्टेंट फोर्स M में होता है, M1 तो M1 लिख दिया। हाँ, अब अगेन दो इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो इनके साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से मुझे दोबारा एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशन मिल जाएगी। एक्सेलरेशन विल बी M1G ओवर M1 plus M2 and tension will be equal to M1 M2G over M1 plus M2। अगेन आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें किसी भी तरीके से, यही आपको आंसर्स मिलेंगे। बट अगेन इन इक्वेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, जो असल जिस पे मुझे मेहनत करनी है ना वो ये है कि भाई ये इक्वेशन बनाना सीख लो। फिर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको हर मास की ना इंडिविजुअल एक रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक काम करें, इसी क्वेश्चन को जरा मेंटोस स्टाइल में सॉल्व करें। जैसे एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का। ठीक है, 2 kg का ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, 10 kg का ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन M1 एंड अब व्हाट इज मेंटोस जिंदगी? फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। एक तरीका वही जो हमारा था कि दोनों मासेस को अलग अलग ट्रीट करें, दोनों की अलग अलग रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाए एंड देन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। एक तरीका ये कि इस पूरे कनेक्टेड सिस्टम को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करें and look for forces pulling the entire system from one end
and forces pulling the entire system from the other end. तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूंगा ना और मैं M1 और M2 को एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करूंगा तो एक एंड से तो M1 का वेट है जो इसको यहाँ खींच रहा है, ऐसा नहीं है, दूसरे एंड से कोई फोर्स ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन होती तो वो यूं ऐड करती, लेकिन वो तो नहीं है, तो दूसरे एंड से कोई फोर्स ही नहीं है जो इसे खींच रही है। यही तो वजह है कि मैंने कहा ना अगर यहाँ पे चावल का दाना भी होगा ना तो वो इस हाथी के बच्चे को खींचेगा। मुझे कोई डाउट नहीं कि 2 kg का ऑब्जेक्ट इस 10 kg के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक्सिलरेट करवा ले। उसकी वजह ये है कि भले ये छोटा सा है लेकिन इसका कुछ तो वेट है ना जो इधर खींच रहा है। इसका तो कोई भी फोर्स नहीं ना जो इस कनेक्टेड सिस्टम को दूसरे एंड से पुल करे। समझ रहे हो आप? तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाऊंगा ना ऑन माय एंटायर सिस्टम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, तो बस एक ही फोर्स से जो एक ही तरफ से खींच रही है वो है W1। दूसरे एंड से कोई इसे खींच ही रहा नहीं है तो दूसरे एंड से कोई फोर्स ही नहीं है, यहां से कोई नहीं खींच रहा इसको। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये सिर्फ M1 की नहीं है, ये इस पूरे कनेक्टेड सिस्टम की है। तो रिजल्टेंट फोर्स की जगह मैं लिखूंगा M1 प्लस M2 इंटू A इक्वल्स W1 की जगह मैं लिख दूंगा M1G। W इक्वल mg होता है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी M1G ओवर M1 प्लस M2। ये एग्जैक्ट वही इक्वेशन है जो पीछे अभी हमने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से बनाया था। M1 is 2, G is 9.81, M1 plus M2 2 plus 10 का मास 10 का मास 2 है, आंसर आ जाएगा 1.54 मीटर पर सेकंड। ये जो इक्वेशन है ना A इक्वल M1G ओवर M1 प्लस M2G, ये वही इक्वेशन है M1G ओवर M1 प्लस M2। हाँ बिल्कुल, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज इट टेक्स टाइम टू एब्सॉर्ब। पहले जरा क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर एक बार दोबारा। मनाइल वन ऑफ द, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई मुझसे पूछे तो टेंशन क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं आप। उसकी सिंपल वजह है कि टेंशन ना इंटरनल फोर्स है। देखिए मनाइल, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप मनाइल आपको एक बात तो समझ आ रही है ना बिल्कुल क्लियरली कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच ये है कि M1 और M2 को इंडिविजुअल बॉडीज के तौर पे ट्रीट किया जाए और उनकी अपनी अपनी रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाई जाए, ठीक है। उसमें तो हम टेंशन को काउंट करेंगे, लेकिन जब कनेक्टेड बॉडीज को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किया जाता है ना, ये पूरा एक सिस्टम है, तो टेंशन इनका इंटरनल मसला है। ये वो टेंशन फिर M1 M2 पे लगा रहा है, M2 M1 पे लगा रहा है, ये दोनों ही मासेस मेरे सिस्टम का पार्ट है, तो ये फिर इनका इंटरनल मसला है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होती है ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। अगर अभी आप इस पूरे सिस्टम को एक कनेक्टेड बॉडीज को एक यूनिट अज्यूम करने के बावजूद भी अगर आप बोलोगे ना कि टेंशन को काउंट करें, तो फिर मैं बोलूंगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी काउंट करें। करो फिर। नहीं करते ना भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को काउंट क्यों नहीं करते? अब इंटरनल मसला है ना, पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के पार्टिकल एक दूसरे में फोर्स लगा रहे ना, उससे उस ऑब्जेक्ट के ओवरऑल सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स आएगी ना तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। जब मैं M2 को एज एन इंडिविजुअल बॉडी ट्रीट करता हूं ना, जब मैं M2 को एज इंडिविजुअल बॉडी ट्रीट करता हूं तब टेंशन उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब बाहर से एक फोर्स आ रही है। लेकिन जब मैं इन दोनों को एक यूनिट अज्यूम करता हूं तो भी टेंशन इनका इंटरनल मसला है, उसे हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। मनाहिल, मनाहिल आर यू क्लियर? ये कॉन्सेप्ट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हाँ थोड़ा ड्रॉ करके समझा तो अच्छा समझता है। किसी दिन मुस्कुराकर तमाशा देखो मुझे एक बात बताए, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरे से रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, ठीक है, और ये मैं आगे जा रहा हूँ। ए बेटा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है मैंने, ठीक है, ये सर पाशा है, ठीक है, जो कि फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जब मैं फोर्स लगाता हूं ना तो ये फ्लोर पे ये कनेक्टेड बॉडीज पड़ी हुई, ठीक है, लेट्स से इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैं जैसे फोर्स लगाऊंगा ना मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स आगे की तरफ एक्सेलरेट कर देंगे, ठीक है, ऐसा ही। एक का मास है m1, एक का मास है m2। आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि मेरे ऑब्जेक्ट में कितनी एक्सेलरेशन, F/m। लेट्स से मैंने जो फोर्स लगाई थी वो F ही है, ठीक है, इस फोर्स से दोनों मास एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, मास की जगह आएगा m1 + m2, सही है। आई डोंट गिव अ डैम ऑन बीच में कितनी फोर्स ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं, मेरे को इतना पता है मुझे फोर्स लगानी जिससे मुझे इन दोनों को खींचना है, ऐसे ही। मेरे लिए कौन सी फोर्स इंपॉर्टेंट हो सकती है? आज अगर फ्रिक्शन ऐड करना शुरू हो जाए ना, सही है, या फ्रिक्शन को छोड़ो, लेट्स से यहाँ पे कोई और फारिग आदमी आ जाता, लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी इस पूरे सिस्टम पे? रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी बताएं? F1 - F2 ना, लेट्स से मेरी फोर्स ज्यादा उसकी कम, ऐसा ही है ना। टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस ये रिजल्टेंट फोर्स है, दैट वुड गिव मी एक्सेलरेशन की इक्वेशन, ऐसा ही F/m होगा ना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, A = F/m होता है ना। ये आसान कर देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज, मुझे खुद बताओ क्या ये फोर्स मैटर करनी चाहिए? अबे ये तो वो फोर्स है जो ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, भाड़ में जाए ये फोर्स, एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे ये। इस फोर्स की अहमियत वही है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अहमियत है। क्या इस कभी ऐसा हुआ कि मैंने बोला है डब्बे के अंदर जो इतने सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, आज उन सबको भी काउंट करते नहीं करते ना? क्यों नहीं करते सर? एक ऑब्जेक्ट है, आप देखिए ये इंटरनल फोर्स है, पार्टिकल्स एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो इतना मैटर नहीं करता। बाहर से देखिए सर कोई फोर्स आ रही है, हाँ बाहर से, इफ दिस इज वन सिस्टम, बाहर से एक ये फोर्स आ रही है और एक ये फोर्स आ रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सर, इनको माइनस करें तो आपको इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, सिंपल है।
इसलिए जब मैं इस पूरे सिस्टम को एक यूनिट के तौर पे ट्रीट करता हूं ना, तब ये टेंशन मेरे लिए किसी मैटर नहीं रखता। जैनब समझ आया? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। जाहिर सी बात है ना, जब मैं कहता हूं ना एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेट एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से करता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझा, ये फोन है, ठीक है, इस फोन को जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूँ, वेट की वजह से नीचे आ जाता है। वेट इंटरनल फोर्स है, नहीं ना एक्सटर्नल फोर्स है भाई, अर्थ लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अपने पार्टिकल थोड़ी सर पे लगा रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये नीचे नहीं गया, क्यों नहीं गया? इसका वेट डाउनवर्ड है, और कांटेक्ट जो मेरे हाथ से लगी है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है ना, बाहर से मेरा हाथ लगा रहा है भाई। इसके अंदर ऐसे पता नहीं कितने स्क्रू टाइट हुए हुए होंगे, जो बैटरी कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हुई होगी, पता नहीं कितनी फोर्सेस आपस में कहाँ ऐड कर रही होंगी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, कभी सोचा भी हमने उसके बारे में? क्यों सोचे, वो उनका अपना मसला है ना भाई। ये मेरे लिए एक बॉडी बन चुकी है ना, बस इस पे देखो बाहर से कितनी फोर्सेस एक्ट कर, उससे रिजल्टेंट निकलता है ना। बोलो ना। अनलेस अनलेस के मैं इन्हें एक सिस्टम के तौर पे ट्रीट ही ना करूं। जैसे इस केस में मैंने M1 को एक अलग बॉडी ट्रीट किया है, उसकी अलग रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाई है। M2 को एक अलग बॉडी ट्रीट किया, उसकी अलग रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाई है। बोलो ना। मतलब जैनब आप थोड़ा माइक खोलेंगे अपना? यू नो, दिस क्लास इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू क्लियर अप एवरीथिंग। तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो ना, बस वो पूछते रहो, तुम लोग की डायनामिक सीधी हो जाएगी। जैनब मतलब हर चीज एक ही सिस्टम में है, तो थोड़ा सा एलाबोरेट करें आप, अगर माइक खोल सकते हैं, कंफर्टेबल है, तो हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब जैसे आपने ये फोन की एग्जाम्पल दी, आपने कहा इसके अंदर इतनी सारी चीजें हर जगह एक अलग फोर्स लग रही है ना, तो इस तरह तो जैसे अगर बैटरी है उस पर और चीजें भी फोर्स लगा रही है, सो दैट बैटरी इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट या बॉडी। तुम्हारी आवाज के पीछे नॉइज बहुत ज्यादा है, आई थिंक जैनब। ओके आई टाइप। हाँ आप टाइप करो सही। आई एम वेटिंग, नो इश्यूज। Yes, mine resultant force won't be W1 minus T if बहुत ज्यादा आगे निकल गया। If I am assuming this two as a single unit, अगर सिर्फ M1 की इक्वेशन बनानी ना रिजल्टेंट फोर्स की, तब तो ठीक है, W1 माइनस टी बन जाएगा। लेकिन इफ यू आर ट्रीटिंग M1 एंड M2 एज अ सिंगल यूनिट, फिर टेंशन नहीं काउंट करेंगे। माइन, because then tension is an internal force. हाँ जैनब देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अगर आपको, वैसे तो हमारी मर्जी है हम जैसे ट्रीट करें, मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको समझा देता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन नहीं निकालनी है, तो मेरी एडवाइस ये कि आप इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करें, यानी इस तरह से सॉल्व करें। और अगर टेंशन निकालनी है ना, तब तो जाहिर सी बात है ना, आपको मासेस को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा, वरना टेंशन आएगी नहीं। टेंशन जब कंसीडर ही नहीं होगी तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी और वो डिटरमिन कैसे होगी?
हाँ, मुझे आपको सिखाना सब कुछ है, बस मैं असल में मैं थोड़ा सा ना आज की क्लास को समराइज करता हूँ, ठीक है? तो तुम लोग थोड़ा सा ना आज की क्लास की समरी समझो। मैंने आपके सामने 2 केसेस रखे हैं कनेक्टेड बॉडीज के, अगली क्लास में और भी केसेस रखूंगा। और मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की कि जब एक मास दूसरे मास से बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग कनेक्ट हो जाता है तो उसमें फोर्सेस की जब मैं इक्वेशन बनाता हूँ, जब मैं उसकी डायनामिक्स के साथ खेलता हूँ कि भाई उस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स बनाने के 2 कॉमन प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस ये कि जब 2 मासेस एक दूसरे से बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो एक मास को अलग ट्रीट करो, दूसरे मास को अलग ट्रीट करो। एक की रिजल्टेंट फोर्स की अलग इक्वेशन बनाओ डिपेंडिंग अपॉन उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, और दूसरे की रिजल्टेंट फोर्स की अलग इक्वेशन। तो वहां पे आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, आप चाहे तो फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हैं। सही है, ये एक तरीका हो गया। इसी सिचुएशन को डील करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप 2 कनेक्टेड मासेस को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करें, और आप उस केस में जो चीज इग्नोर होती है वो टेंशन इग्नोर हो जाती है, क्योंकि अब 2 मासेस अलोंग विद द स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट, तो इन पर आपस में ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रही है इंपॉर्टेंट नहीं, इन पर बाहर से कितनी फोर्स लग रही है। एक तरफ से लेट से कोई मोटर है वो उसे खींच रही है, कोई बंदा उसे खींच रहा है, कोई गाड़ी में इंजन लगा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई फ्रिक्शन ऐड कर रही है, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो वो सिस्टम पे कितनी ऐड कर रही है, आप क्या करें, आप उन दोनों को लाइक forces pulling the entire system from one end minus forces pulling the entire system from other end, उसको माइनस करके उस पूरे सिस्टम की एक बार में रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसा कर देने से आप आराम से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, टेंशन नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि टेंशन काउंट ही नहीं होती है उसमें। टेंशन निकालने के लिए आपको दोनों मासेस को इंडिविजुअली डील करके उनकी अपनी अपनी इक्वेशंस बनानी होती है। बोलो ना, समझ आ रहा है सबको? ओ भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ भाई, मुझे पता है कॉलेजेस में ना ये सब टॉपिक्स इतने डिटेल में डिस्कस ही नहीं होते, क्योंकि ना ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में ना थोड़ा लेस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सही है। अब मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, देखिए अगर मेरे पास कोई भी तरीका होता ना रट्टा लगवाने का, मैं लगवा देता। प्रॉब्लम ये सिनारियोज इतने हैं ना कि आप इक्वेशन याद करके नहीं जा सकते। क्या आप बोलो कि यार जब 2 मासेस लटक रहे होंगे तो एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन होगी, टेंशन की ये इक्वेशन होगी, एक है भाई एग्जाम में मैं आपके सामने 6 जो सिचुएशंस कराऊंगा 5 सब में अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। पहली बात तो आप उसको याद नहीं कर सकते, इतनी जंगली इक्वेशंस कैसे याद करोगे आप। दूसरी बात, कर भी लोगे तो क्या गारंटी कि एग्जाम में यही यही सिचुएशन आएगी, वो फिर एक नई सिचुएशन बना देंगे। तो यू हैव टू डेवलप दैट सेंस एंड दैट एबिलिटी टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और बात ये कि कोई चीज एग्जाम में लेस फ्रीक्वेंटली पूछी जाए या ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाए, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे एग्जाम में वो चीज आ गई तो तुम्हारे लिए तो वो चीज सब कुछ है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप एग्जामिनर को ये तो नहीं बोलोगे ना यार मुझे बाकी टॉपिक बहुत अच्छे आते थे तो मुझे उसके बेस पे नंबर दे देना। भाई जो एग्जाम में क्वेश्चन है तुम्हारे लिए तो वही सब कुछ है ना। अगर तुम्हारे साल में ये क्वेश्चन आ गया और तुमने इसकी सही से प्रैक्टिस नहीं की थी या इसकी सही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की तो तुम्हारा तो साल जाया हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे कि कनेक्टेड बॉडीज के सिस्टम्स कभी कभी पूछे जाते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं वो क्वेश्चन वैसे ही उठाऊं जबरदस्ती की इक्वेशंस बना के आंसर निकाल के तुम्हें दे दूं, but that will always be a headache for you unless you develop that ability inside you कि भाई मेरे पास आप सिचुएशन दे मैं खुद इक्वेशन बनाऊंगा। और वो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लाइक जाहिर सी बात है, रूल्स है, इक्वेशन बनाना इटसेल्फ एक आर्ट है, बट आई एम प्रीटी श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग। फिर ये होगा कि अगर कोई चीज ट्विक हो भी जाती है ना, लाइक इफ देयर इज अ सिचुएशन जो आपने ना कभी पास्ट पेपर्स में देखा ना कभी क्लास में डिस्कस किया, बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नया सिचुएशन पे आया था, तो आई एम प्रीटी श्योर आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंटली उसकी इक्वेशन बना सकते हो, provided you have that sense on how equations are made in case of connected bodies। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? वो बात नहीं है भाई, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। अच्छा 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको प्लीज घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। एक ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लें,
if someone can also post that on the group. ठीक है, we'll be discussing this question in the next class. ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल।